डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। साथ ही अगर यह चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 48। उन दिनों के जाते हो नित्य मोक्ष की तरफ मुड़ी और बोली, आई थिंक अब तुम्हें भी जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें टाइम की बहुत सारी शॉर्टेज होगी न। उसकी बात सुन मोक्ष ने नित्य की कमर को पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी 2 उंगली से नित्य की चीन को पकड़ लेता है और बहुत ही सेडिक्टिव टोन में बोला, निया तुम्हारे लिए तो मैं अपनी कंपनी को भी छोड़ के हाउस हस्बैंड बन सकता हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत पैसे जिसे मैं और तुम और हमारे बच्चे हमेशा एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते हैं। ये सब बात बोलते हुए उसकी नज़र नित्य के होठ पे तो वही उसकी ग्राम सांसें नित्य अपने चेहरे पे फिल कर सकती थी। अब आगे, जब नित्य ने मोक्ष की नज़र को अपने होठों पे महसूस किया तो उसके चेहरे लाल हो गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। नित्य को ऐसा लग रहा जैसे उसका दिल कभार भी उसके मुंह से बाहर जा जाएगा। आंजने में ही सही उसके हाथ जो कि मोक्ष के हाथ पे वो दिल पे रख लेती है। उसकी पलक अपने आप झुक गई क्योंकि मोक्ष की करीब के रजिस्ट से बाहर थी। वो अब तक समझ चुकी कि वो इस इंसान के करीब आकर सब कुछ भूल जाती है। वही उसके रिएक्शन को देख मोक्ष मुस्कुरा देता है। वो अब धीरे धीरे नित्य के होठों की तरफ झुकने लगता। नित्य भी एपीजे आंखों को बंद कर लेती है। वो अभी नित्य के होठों को छू भी पता उससे पहले उसका फोन बजा जिसे वो एक पल के लिए अपनी जगह रुक जाता है। नित्य भी अपनी आंखों को खोल के उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन मोक्ष फिर एक उसको अपनी ओर खींच लेता है और फिर से नित्य के करीब जाने लगा कि एक बार फिर से उसका बाजा उठा। उसने गुस्से से बोला, व्हाट द है किसी के सत्व। उसने गुस्से से फोन को पिक किया और झुंझलाहट के साथ बोला, मयंक अगर बात जरूरी नहीं हुई तो याद रखना मैं तुम्हारी 1 साल की सैलरी को ट्रस्ट में दे दूंगा और तुम्हें उसके पास भेज दूंगा। उसकी बात सुन मयंक ने हड़बड़ाते हुए बोला, बॉस हमने उन लोगों के बारे में पता कर लिया जिन्होंने लेडी बॉस के साथ उस वक्त गलत करने की कोशिश की थी। उसकी बात सुन मोक्ष बोला, ओके फाइन। उसकी बात का मतलब समझ मयंक कुछ हिचकिचाहट के साथ बोला, लेकिन इसके साथ वो चुप हो गया। लेकिन क्या मोक्ष ने अपनी बुहे उठाती और बोला, मयंक अगर तुम्हें सस्पेंस क्रिएट करने में इतना मजा आता है तो चलो मैं तुम्हें ब्लैकी के पास भेज देता हूँ। सच में तुम्हें उसके साथ रहने में बहुत मजा आएगा। अब तो मयंक ने बिना ब्रेक के बोला, बॉस वो लोग इस वक्त दूसरे कंट्री में हैं। हम उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी हम उन लोगों को आपके सुने पेश कर देंगे। हम बस कुछ टाइम दे दो। उसकी बात सुन मोक्ष ने सिर्फ 2 बोले, 24 घंटे। उसकी बात सुन दूसरे साइड खड़े का मुंह खुल गया। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन फिर उससे ब्लैकी का चेहरा याद आ गया और उसके आवाज उसके गले में अटक गई। वो अपने आप से बोला, ये उस इंसान खुद को समझा क्या है। बोल तो ऐसे रहा जैसे ये हलवा बनाने का काम है जो चुटकी में बन के इसके सामने आ जाएंगे। वैसे तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ और एक बात, मुझे हलवा चुटकी में बनाना आता है। अगर तुम्हें सीखना है तो मेरे हेल विला आ जाना। ब्लैकी तुम्हें बनाना सीखा देखा। इसी के साथ वो अपना फोन रख देता है। मयंक अपने बॉस की बात सुन सदमे था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने उसके साथ नाइंसाफी की हो। आखिर उसके बॉस मन की बात कैसे पढ़ लेते हैं। वही उसके बगल में बैठ डिटेक्टिव जो कि जय और प्रेम के बारे में पता कर रहा था, वो मयंक को इस तरह देख रहा जैसे पूछ रहा कि बॉस ने क्या जवाब दिया उसके काम को सुन। लेकिन जब उसे मयंक की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो उससे कंधे से पकड़ हिलाते हुए बोला, अबे साले कौन सी महबूबा का ख्वाब में डूबा हुआ। उसकी बात सुन मयंक ने उसके कंधे से हाथ को झटकते हुए बोला, ओए ज्यादा मत बोल। बॉस ने ऑर्डर दिया कि हमें सिर्फ 24 घंटे दिए हैं उन्हें दुनिया के किसी भी देश से ढूंढ निकलने के लिए। इसलिए जल्दी से पता कर वो दोनों गधे के बच्चे किधर है जिन्होंने ने बचपन में हमारी लेडी बॉस के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, वरना वो हमें ब्लैकी के पास फेंक देंगे। उसकी बात सुन अब तो उस लड़के को भी पसीना आने लगा है। वो जल्दी से अपना लैपटॉप उठाता है और काम में लग जाता है। उसके काम में लगी देख वो भी अपना काम करने लगा। इधर जब मोक्ष ने फोन कटा फिर सामने की तरफ देखता है जहां पे कोई नहीं था। उसका इतना अच्छा नॉमिनेट खराब हो गया था। उसने सोच लिया कि इस बार वो मयंक को अच्छा सबक सिखाएगा। दूसरी तरफ रक्षित कार ड्राइव कर रहा, वही स्नेहा पैसेंजर सीट पे बैठी हुई थी। तभी उसके कान में रक्षित की आवाज आई, क्या तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हो गई है। उसकी बात सुन स्नेहा बोली, जी भाई लगभग हो गया है, बस कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसकी बात सुन रक्षित बोला, ठीक है। फिर वो अपना उठा किसी को कॉल करता है और बोला, अमित जल्दी से सिंघानिया पैलेस आओ, तुम्हारे लिए एक काम। ओके बॉस। दूसरी तरफ से आवाज आई। थोड़े टाइम में वो लोग सिंघानिया पैलेस पहुंच गए। रक्षित और वो जैसे ही हॉल में आए वैसे ही उनकी मुलाकात अमित से हुई। स्नेहा अमित के पास आई और बोली,
भाई आप तो बहुत दिन बाद आए हो, आप क्या आपको मेरी याद नहीं है? उसकी बात सुन अमित बस ऊपर से मुकरा दिया लेकिन बोला कुछ नहीं। उसको ये लड़की हमेशा से दो चेहरे वाली लगता थी, लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं सकता था। उसको कभी भी ये बात समझ नहीं आई कि ये लड़की कंपनी के एम्प्लॉय को नीची नज़र से देखती, लेकिन वो हमेशा उसके साथ अच्छा बिहेव क्यों करती थी। रक्षित स्नेहा की तरफ देखते हुए बोला, स्नेहा तुम्हें हमेशा से ही अब्रॉड पढ़ने का सपना देखा था ना, इसलिए मैंने तुम्हारी अब्रॉड में पढ़ने का इंतज़ार कर दिया है। तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट के बाद तुम्हें अब्रॉड के यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। उसकी बात सुन स्नेहा के होश उड़ गए। लौकिक फिर जल्दी ही खुद को संभाल के बोली, नहीं भाई मैं जान चाहती लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस वक्त मेरी फ्रेंड्स भी अब्रॉड जाने का प्लान कर रही, इसलिए मैं भी जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन अब वो अब्रॉड नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जहाँ पढ़ना है पढ़ो। पल्हारी वो अमित की तरफ इशारा करते हुए बोला, अमित तुम्हें अच्छे से पढ़ा देगा, तुम्हें जो भी चीज़ पूछना है वो तुम अमित से पूछ सकती हो। उसके बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। वही उसके जाते ही स्नेहा चैन की सांस लेती है। अभी उसका मकसद अब्रॉड में पढ़ाई नहीं बल्कि नित्य थी। उसको नित्य को अपने वश में करना था। ऊपर से उसकी फैमिली उसके गैर मौजूदगी में नित्य और करीब आ सकती है, जो उससे नहीं होने देना था। नित्य को उसी की फैमिली से दूर करना था उससे। तभी उसके कान में अमित की आवाज़ आई, स्नेहा तुम्हें जाके फ्रेश हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम अपने डाउट लेकर लिविंग रूम आ जाना, हम यही पढ़ाई करेगी। उसकी बात सुन स्नेहा अपना सर हिला देती है। वो अभी जाती रही कि तभी उसको नज़र आशीष की ओर चली जाती है, जो कि इस वक्त घर में ही आ रहा था। वो कुछ सोचकर आशीष के पास जाती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है और बहुत ही प्यार से बोली, आशीष भाई। ये पहली बार था जब उसने आशीष को भाई बोला था, लेकिन फिर आशीष को उसका भाई शब्द सुन के कुछ अजीब लगा। वो अपने मन में बोला, मैंने सुना है चुड़ैल अपना शिकार करने से पहले अपने शिकार से प्यार से बात करती है और फिर उन्हें अपने वश में कर लेती है। क्या इसका भी कुछ ऐसा ही इरादा है? उसका तर्क सही था, लेकिन उसको नहीं पता था कि स्नेहा उससे क्या करवाना चाहती है, इसलिए वो उसकी तरफ देखता है, फिर अपने आसपास देखता है, लेकिन उसको कोई दिखाई नहीं देता है। वो सोचता है कि आसपास तो कोई नहीं, फिर ये इंसान के रूम में घूम रही पिशाचनी मुझे से प्यार के दो बोल बोल रही है। हो ना हो कुछ तो बात है, लेकिन क्या? स्नेहा ने उसकी तरफ देख। आशीष हजार चीज सोच रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन पे अपनी सोच को हावी नहीं होने दिया। स्नेहा ने उसकी तरफ देखते हुए बोली, भाई मुझसे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी आपकी इंसल्ट नहीं करूंगी और ना आपको कभी नीची नज़र से देखूंगी। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप ड्राइवर के बेटे हैं, आप सिंघानिया परिवार का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसकी बात सुन आशीष बोला, ये मुझसे से माफ़ज मान रही है या फिर मेरी बेइज्जती कर रही है? वही स्नेहा ने जानबूझकर पहले माफ़ी मांगने का नाटक किया और बाद में उसकी बेइज्जती करने लगी थी। वो अभी आगे कुछ बोलती, आशीष बोल, देखो स्नेहा, अगर तुम ये नाटक करके ऐसा लग रहा कि मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्याल बदल दूंगा तो तुम गलत हो, क्योंकि मुझे पता है ये तुम्हारा कोई नया नाटक है। इसलिए अच्छा यही होगा कि मुझसे से दूर रहो, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। उसको जाते देख स्नेहा को गुस्सा आने लगा था। वो सच में उसका सोच अपने लिए बदलना चाहती थी ताकि वो स्नेहा के सामने उसके बदले बिहेवियर के बारे में बात करे, लेकिन लगता है उससे ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। इसी टाइम उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि उसको राहुल कॉल कर रहा था। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से राहुल को आवाज़ आई जो बोला रहा था, स्नेहा क्या तुम आज होटल चलोगी? उसकी बात सुन स्नेहा ने जवाब दिया, मैं नहीं आऊँगी, आज अपनी नींद किसी और से पूरी करवा लो। उसके बाद वो फ़ोन की टफ नहीं देखती है। तभी उसने देखा कि रक्षित अब सीढ़ी से उतर रहा था। वो जल्दी से उसके पास गई और बोली, बिग ब्रो आप कहीं जा रहे हो आप? उसकी बात सुन रक्षित बोला, हाँ दादी माँ को होश आ गया है, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तभी राधिका जी और ऋषभ जी भी हाल में आ गए और उन्होंने ने भी रक्षित की बात सुन ली थी, इसलिए वो दोनों भी उसके साथ जाना चाहते थे, इसलिए रक्षित ने भी हाँ कह दिया। उसके बाद वो जाने को हुए थे कि तभी स्नेहा बोली, बिग ब्रो मेरा वेट करिए, मैं भी चलूंगी, आखिर मुझे भी तो उनसे मिलना है। उसकी बात सुन रक्षित बोला, स्नेहा जाओ और स्टडी करो, परसों तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम है, इसलिए उसकी तैयारी करो। वैसे भी मैं सिर्फ घर पे फ्रेश होने आया और तुम्हें घर आना था एग्जाम की तैयारी करने के लिए। उसकी बात सुन स्नेहा बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह बात और मूड के अपने कमरे में चली गई। उसने तो बस फॉर्मेलिटी को पूरा करना का, वैसे भी उसे उस बुढ़िया और बुढ़े में कोई दिलचस्पी नहीं थी। स्नेहा सीधे वॉशरूम में चली गई और फ्रेश होने लगी थी। वो शॉवर के नीचे खड़ी अपने बालों में हाथ को फेर शॉवर के पानी को अपने चेहरे पे महसूस करने लगी। उसके दिमाग में कुछ चल, लेकिन क्या ये बस वही जनता थी? थोड़े टाइम बाद वो वॉशरूम से बाहर आए और किसी को कॉल किया और बोली, मेरे घर आओ। उसके बाद उसने फ़ोन कटकर बेड पर देख दिया और एक टॉवल लपटे बेड पे लेट गई। इस बात से अनजान किसी की दो जोड़ी आंखें उसके ऊपर बनी हुई थी। ये कोई और नहीं बल्कि नित्य थी।
उसका दिल तो कर रहा था कि वो अभी इस वक्त स्नेहा को घर से बाहर देख दे, लेकिन ये सब करके वह खेल बिगड़ना नहीं चाहती थी। स्नेहा लोगों को जैसे खुद को दिखाती थी वो असल में वैसे नहीं थी, इसलिए उसे उसके ऊपर नज़र रखना था जिसे वो बाखूबी कर रही थी। लेकिन इस बीच वो बेदी परिवार को नहीं भूली थी। उनके किसी को कॉल किया तो दूसरी साइड से जवाब आया, बॉस मास्टर ने घर छोड़ दिया है आज उनका और सलोनी जी का बहुत ज़्यादा बहस हुआ है और सलोनी जी इसका कारण आपको मानती है। क्या हाल उनकी कंपनी का? बॉस महेश बेदी किसी न किसी से बार बार मिलने जा रहे हैं। वही सलोनी जी और शिवानी को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आपके भाई घर छोड़ के गए हैं, लेकिन माँ बेटी के चेहरे पे शिकन की कोई निशान नहीं था। मास्टर भी अपने बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं, उनकी कंपनी की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उसकी बात सुन नित्य मुस्कुराए। आखिर उसके पिछले जन्म में सत्यम ने अपनी कंपनी को टॉप 3 में लाने की बहुत मेहनत की। वही उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी मेहनत और उसके सपने को शिवानी ने चुरा लिया था और नित्यम, जो कि सत्यम और नित्य को मिलकर बना था, उसको चेंज करके अपने नाम रख दिया था। जब नित्य ने ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया था। अगर एक योग से देख जाए तो दोनों भाई बहन ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया था। नित्य ने कभी भी सामने से ना सही, लेकिन पीछे से वो हमेशा उसकी मदद करती थी। आज भी उसने बिना बातें ही उसके कमानी के संभल रही थी। तो दोस्तों, आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ नॉवल स्टोरी 2.6 पर। अगर कहानी आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।